था शायद ये। नहीं माता, यही पेज था। यहीं पे था। क्योंकि इस कंप्यूटर में जिस लैपटॉप से ये कर रहे हैं, ये ऑलरेडी ओपन रहता है, तो लास्ट टाइम जितना होगा वहीं हम्म, पे खुलेगा, मतलब वो क्लोज ही नहीं हुआ है। वो पेज वहीं। ठीक है। चलिए यहीं से आरंभ करते हैं। सभी को प्रणाम। एक बार सभी लोग कमर सीधी करके गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के स्वाध्याय को आरंभ करते हैं। उपरोक्त प्रमुख कार्य, कल हम लोग ने पूरा एक एक करके पढ़ा था कि कितने सारे कार्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में कहे करे, जिसमें उन्होंने अपने साधना की भी बात करी, जो साहित्य लिखा उसकी भी बात करी, जो प्रज्ञापीठ शक्तिपीठ बनाएगा उसकी बात करी, किस तरह से संगठन खड़ा किया, किस तरह से पहला सहस्त्र कुंडीय यज्ञ हुआ 1958 में, किस तरह से उसमें साधक जो बुलाए गए एक भी अनुपस्थित नहीं रहे, किस तरह से 5 दिन का यज्ञ में निशुल्क भोजन, रहना खाना पीना, रोशनी, सब जो आवासीय व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाओं को निशुल्क किया गया। और किस तरह से धीरे 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 इतना एक विशाल गायत्री परिवार खड़ा हुआ। और किस तरह से जिन मतलब गतिविधियों को परम पूज्य गुरुदेव ऋषि सत्ताओं को आश्वासन देकर के आए थे हिमालय में, उसका बीजारोपण करके, और आज कैसे वो वट वृक्ष की तरह फल फूल रहे हैं। ये गुरुदेव ने अपने पिछले, अभी जो हमने पढ़ा उसमें गिनवाया कि कैसे अगर आप किसी ईश्वरीय सत्ता पे, मतलब ईश्वर के रूप में गुरु, आप उसका समर्पण करते हैं, उसका अवलंबन करते हैं, उस पे अपने सहज, उस पे सहजता से विश्वास करते हुए, श्रद्धा विश्वास के साथ समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप क्या क्या कर जाएंगे। मतलब आप नहीं कर जाएंगे, आपसे करा लिया जाएगा, है ना। तो लेकिन उसके लिए आपको अपने को ढीला छोड़ना है। आपको कहीं भी ये नहीं सोचना कि हम कर रहे हैं, नहीं, हम कर सकते हैं, हाँ, लेकिन युग निर्माण के साथ कल कल भी यही बात आई थी कि आत्म निर्माण पे अपनी नजर पैनी रखें और उसको करते चलें, अपने को धीरे 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 अपनी कमियों को हटाते हुए, और साधना से, स्वाध्याय से, संयम से, सेवा से, चार जो सूत्र बनाए बताए गुरुदेव ने, समय दान करते हुए, अंश दान करते हुए, उपासना साधना आराधना के नियम को अपनाते हुए आप शनय शनय अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकते हैं, व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि आप ढीला छोड़ रहे हैं, आप बांसुरी बनना चाहते हैं, आप खाली होना चाहते हैं। खाली होंगे तभी तो ईश्वरीय सत्ता आएगी। अब आप हर चीज में अगर बुद्धि का प्रयोग करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, आपके इंटेंशन ही अंदर से बेसिकली सही नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गुरु सत्ता आपका इस्तेमाल करेगी? कर तब भी कर लेगी वो, ऐसा नहीं है, तब भी कर लेगी वो, क्योंकि अगर कुछ कराना है। लेकिन हाँ, लेकिन फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार का पुट आ जाएगा, और अहंकार तो ईश्वर का भोजन होता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। उपरोक्त प्रमुख कार्य वर्ड आया, इसलिए मैंने उसको थोड़ा डिटेल में या डिस्कस किया। उपरोक्त प्रमुख कार्यों और निर्धारणों को देखकर सहज बुद्धि अनुमान लगा सकती है कि इनके लिए श्रम मनोयोग साधन कितनी बड़ी संख्या में कितने लोगों के लगे होंगे। इसकी कल्पना करने पर प्रतीत होता है कि सब सरंजाम पहाड़ जितना होना चाहिए। उसे उठाने, आमंत्रित, एकत्रित करने में एक व्यक्ति की अदृश्य शक्ति भर काम करती रही है। प्रत्यक्ष याचना की, अपील की, चंदा जमा करने की प्रक्रिया कभी अपनाई नहीं की। जो कुछ चला है स्वेच्छा से, सहयोग से चला है। सभी जानते हैं कि आजकल धन जमा करने के लिए कितने दबाव, आकर्षण और तरीके काम में लाने पड़ते हैं।
पर मात्र यही एक ऐसा मिशन है जो 10 पैसा प्रतिदिन के ज्ञान घट और एक मुट्ठी अनाज वाले धर्मघट स्थापित करने करके अपना काम भली प्रकार चला लेता है। जो इतनी छोटी राशि देता है वह ये भी अनुभव करता है कि संस्था हमारी है, हमारे श्रम सहयोग से चल रही है। ये तो गुरुदेव का नियम रहा है हमेशा से, आपको पता ही है कि सबका सबका पैसा लगना चाहिए, सबका समय लगना चाहिए, सबका श्रम लगना चाहिए, जिससे उसके अंदर ये भाव आए कि हाँ ये मिशन मेरा है, मुझे इसके लिए कुछ करना है। फलता उसकी आत्मीयता भी सघनता पूर्वक जुड़ी रहती है। संचालकों को भी इतने लोगों के सामने उत्तरदायी होने, जवाब देने का ध्यान रखते हुए एक एक पाई का खर्च फूक फूक कर करना पड़ता है। ये भी कितनी इंपॉर्टेंट बात गुरुदेव कह रहे हैं कि मतलब हम लोग जो भी लेते हैं, मान लीजिए हम कोई यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर लागू होता है ना। गुरुदेव तो जानते ही थे कि उनको क्या करना है, वो तो आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी थे। तो उनके लिए तो हम कोई ये थोड़ी ना कि उनको किसी गाइडेंस की जरूरत है। ये हम लोग के लिए है कि हम लोग जब किसी प्रकार का भी कोई आयोजन करते हैं और उसमें किसी प्रकार का भी पैसा एकत्र करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप एक एक पाई का खर्च फूक फूक कर करें। कोई ऐसा ना हो कि हम कहीं हिसाब देने में कमी हो जाए, हमारा लग जाए, पर कभी दान का पैसा हमारे अपने ऊपर ना खर्च हो जाए, है ना। और जो हमारे मिशन के, कहना चाहिए, जो सजगता से काम करने वाले लोग हैं, जो सही में गुरुदेव से जुड़े हैं, वो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। और उनके हिसाब में कभी भी आप ये नहीं देख पाएंगे कि एक आने पाई की भी कोई गड़बड़ी हो। कम पैसे में इतने बड़े काम चल पड़ने और सफल होने का रहस्य ये है, ये लोकप्रियता ही है। निस्वार्थ, निष्प्रह और उच्च स्तरीय व्यक्तित्व वाले जितने कार्यकर्ता इस मिशन के पास है, उतने अन्य किसी संगठन के पास कदाचित ही हो। इसका कारण एक ही है, संचालन सूत्र को अधिकाधिक निकट से परखने के उपरांत ये विश्वास करना कि यह ब्राह्मण आत्मा सही काम करती है। बुद्ध को लोगों ने परखा और लाखों परिव्राजक घर बार छोड़कर इसके अनुयायी बन गए। गांधी के सत्याग्रहियों ने भी वेतन नहीं मांगा। इन दिनों हर संस्था के पास वैतनिक कर्मचारी काम करते हैं। तब मात्र प्रज्ञा अभियानी एक ऐसा मात्र तंत्र है जिसमें हजारों लोग उच्च स्तरीय योग्यता होते हुए भी मात्र भोजन वस्त्र पर निर्वाह करते हैं। इतने व्यक्तियों का श्रम सहयोग, बूंद बूंद करके लगने वाला इतना धन साधन किस प्रकार चुंबकत्व की तरह से खिंचता हुआ चला आता है, ये भी एक सिद्धि का चमत्कार है जो अन्यंत्र कदाचित कहीं दिखाई पड़े। पिछले दिनों बार बार हिमालय जाने और एकांत साधना करने का निर्देश निभाना पड़ा। इसमें क्या देखा, इसकी जिज्ञासा बड़ी आतुरता पूर्वक सभी करते हैं। उनका तात्पर्य किन्हीं यज्ञ, गंधर्व, यक्ष होगा यहाँ पे, यक्ष, है ना, यज्ञ नहीं, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, बेताल, सिद्ध पुरुष से भेंट वार्ता रही हो, उनकी उछल कूद देखी हो, अदृश्य और प्रकट होने वाले को जादुई गुटके लिए हो, इन जैसी घटनाओं सुनाने का मन होता है। वे समझते हैं कि हिमालय माने जादू का पिटारा। वहां जाते ही कोई करामाती बाबा डिब्बे में से भूत की तरह उछल पड़ते होंगे, और जो कोई इस क्षेत्र में जाता है उसे उन कौतूहलों करतूतों को दिखाकर मुग्ध करते रहते होंगे। वस्तुतः हिमालय हमें अधिक अंतर्मुखी होने के लिए जाना पड़ा। बहिरंग जीवन पर घटनाएं छाई रहती हैं और अंत क्षेत्र पर भावनाएं। भावनाओं का वर्चस्व ही अध्यात्मवाद है। कामनाओं और वस्तुओं की घुड़दौड़ भौतिकतावाद। चूंकि अपना जीवन क्रम दोनों का संगम रहा है, इसलिए बीच बीच में एकांत में बहिरंग के जमे हुए प्रभावों को निरस्त करने की आवश्यकता पड़ती रही है। अब गुरुदेव हिमालय जाते हैं बहिरंग पर पड़े हुए प्रभावों को हटाने के लिए, तो हम लोग को कम से कम एकांत प्राप्त करने के लिए किसी ऐसे स्थान पे जाते रहना चाहिए। वैसे तो शांति कुंज है, लेकिन शांति कुंज में भी अब भीड़ बहुत है, तो वहाँ एकांत जैसी जगह नहीं मिलती। लेकिन फिर भी जिसको साधना करनी हो उसको हिमालय जाना चाहिए। हिमालय मतलब शांति कुंज में स्थित हिमालय की बात कर रही हूँ। आप जरूर से जब शांति कुंज जाइए
तो कम से कम अपना आधा एक घंटा हिमालय के मंदिर में जरूर व्यतीत करिए। वहां जैसी शांति अन्यंत्र आपको नहीं मिलती। और गुरुदेव ने चूंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी है, तो अब यहाँ हम लोग को एक सूत्र और मिलता है। इसको पीछे करिएगा जरा सा, 2 लाइन बस। हाँ, गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि हिमालय जो है हमें अंतर्मुखी होने के लिए जाना पड़ा, है ना। तो मतलब हिमालय क्षेत्र में जाकर के आप अपने अंतर्मन में उठने वाले भावों को अधिक निकटता से, सजगता से देख सकते हैं। आप दृष्टा भाव से देख पाएंगे। तो यही चीज हिमालय का काम हमारा हिमालय का मंदिर कर देगा, क्योंकि उसमें गुरुदेव ने हिमालय की शक्तियों को बुलाया हुआ है, वहां प्राण प्रतिष्ठा करी हुई है। तो इसलिए अगर जब हम शांति कुंज जाएं, तो जैसे जो कम दिन के लिए लोग जाते हैं ना, तो बहुत सारे काम होते हैं भाई। सुबह उठे यज्ञ दर्शन प्रणाम में निकल जाता है, फिर कईयों से मिलना होता है, फिर कुछ अपने काम करने होते हैं। तो अगर 1-2 दिन के लिए जाते हैं, तो आप देखिए अखंड वहाँ क्या कहना चाहिए, शांति कुंज में आपको समय पता ही नहीं चलता, बिल्कुल ऐसे भाग जाता है समय। तो उसमें से भी समय निकाल करके थोड़ी देर के लिए हमें हिमालय के मंदिर में जाना चाहिए, जिससे कि जो गुरुदेव यहाँ पे टिप दे रहे हैं कि जो संसार का हमारा भौतिकतावाद, मतलब संसार में हम रहते हैं तो संसार का असर तो पड़ता ही है। संसारी लोगों से मिलते हैं, संसारी बातें करते हैं, संसार के अपने घर गृहस्थी के काम करते हैं, सभी चीजों में तो वो जो घटनाक्रम है उसकी जो एक छाप पड़ जाती है, उसको मिटाने के लिए आवश्यक है कि कुछ देर ये एकांत में साधना करी जाए और अपने भाव क्षेत्र में एंटर करके अपने भाव विचारों के ऊपर ध्यान दिया जाए। कि वो तभी जब अंतर्मन शांत होता है, तभी अंदर से गुरुदेव भी अपने इंस्ट्रक्शंस दे पाते हैं या कोई प्रेरणा दे पाते हैं हमको। तो ऐसे में आपको आगे के जीवन के उद्देश्य से, मतलब के उद्देश्य के लिए या लक्ष्य के लिए आपको प्रेरणा मिलेगी। और वैसे यहाँ पे भी आप, अगर आपको गुरुदेव से बात करनी है, तो गुरुदेव उसका तरीका बताते हैं कि 3 बजे आप उठ जाइए, पूरब की तरफ मुंह करके बैठिए, पहले कुछ 10-12 बार करीब करीब गहरी गहरी सांस लीजिए। और हम लोग के वहाँ के बाही लोग बताते हैं शांति कुंज के, कि एक शांति कुंज का मानसिक आप चक्कर लगाइए, फिर सीधे हाथ से क्लॉकवाइज आप अपने सिर पे हाथ फेरिए और खाली कर दीजिए अपने सिर को। अब सोचिए सारे विचार निकल गए। अब जब जो विचार आएगा वो गुरुदेव का दिया होगा। तो किसी के अंदर कोई ऐसी समस्या अगर हो, तो वो ये कर सकता है इसको। और मतलब कहीं कुछ मिस नहीं कर रही हूं मैं, ये गुरुदेव का लिखा हुआ है, इसमें मैं कोई बात आज ऐड के नहीं लिए करी। जो निर्धारित दिन है वो रविवार है ना? गुरुवार या रविवार। अच्छा, गुरुवार भी है। हाँ, गुरुवार का दिन भी होता है ना, कर सकते, पर 3 बजे का टाइम है ना। नहाने धोने का कंपल्शन नहीं है उसके अंदर, और जहाँ दिया होगा उसको और डिटेल में। मतलब अब मुझे ये नहीं याद आ रहा है कि मैंने कहा पढ़ा, लेकिन ये गुरुदेव का दिया हुआ है कि हमसे कैसे बात करें। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में भी बोला है दीदी। अभी मैं कल ही उनका एक 85 का सुन रही थी, हाँ हाँ 1 घंटे का। उसमें गुरुदेव खुद बता रहे हैं कि इस तरह पूरा बता रहे हैं गुरुदेव कि हाँ, आप वही कैसे। वाला पार्ट आप ढूंढ करके उत्तर डाल दीजिएगा। तो मतलब जहां जी तक है, दीदी, मैंने मैं अपनी याद से ठीक ठीक ही बताया है, पर कोई चीज। सूक्ष्मीकरण में, जब सूक्ष्मीकरण में थे और फिर बीच में गुरुदेव आते हैं एक बार, हाँ एक आध बार, तब गुरुदेव बता रहे हैं। ये महिमा दीदी, यदि आपको सर्च करके लिंक मिले तो स्वाध्याय वाले ग्रुप में हाँ, डाल। मैं डाल दूंगी। ठीक। ठीक है। हाँ, बहरंग जीवन पर घटना, ये तो हम लोग पढ़ लिया। चूंकि अपना जीवन क्रम दोनों का संगम रहा है, इसलिए बीच बीच में एकांत में बहिरंग के जमे हुए प्रभावों को निरस्त करने की आवश्यकता पड़ती रही है। आत्मा को प्रकृति सानिध्य से जितना बंध पड़ा उतना हटाया है, और आत्मा को परमात्मा के साथ जितना निकट ला सकना संभव था, उतना हिमालय के अज्ञातवास में किया है। आहार विहार में परिस्थिति वश अधिक सात्विकता का समावेश होता ही रहा है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात हुई है उच्च स्तरीय भाव संवेदनाओं का उन्नयन और रसवादन। इसके लिए व्यक्तियों की, साधनों की, परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसा भी भला बुरा सामने प्रस्तुत है, उसी पर अपने भाव चिंतन का आरोपण करके ऐसा स्वरूप बनाया जा सकता है जिससे कुछ का कुछ दिखने लगे। अच्छा, गुरुदेव जैसे वहां
इसको, जब आप, कोई है नहीं ना, कोई व्यक्ति नहीं है सामने, कुछ नहीं है, तो क्या रहता है कि आपका चिंतन, आप पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेते हो। आप गुरुदेव की वो पढ़िएगा, चित्ता की शिखर यात्रा, जो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, कण कण में भगवान की उसकी रस संवेदना की झांकी होने लगती है। गुरुदेव ने, जब गुरुदेव जा रहे थे हिमालय में, तो उन्होंने कहा ना ये बात कि भाई ये मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है, तो उसे तो मन लगता है कि मैं किसी से बात करूं, कोई लोग मिले। फिर उनको ध्यान गया, रही है जो बड़े बड़े वृक्ष है ये भी तो अकेले रहते हैं, जो पशु पक्षी है जंगल में वो भी तो अकेले रहते हैं। तो डर भी निकल गया और एकाकीपन भी खत्म हो गया। फिर एक जगह गुरुदेव ने डिस्क्राइब किया है कि मन नहीं लग रहा था, तो रात में आकर के बैठ जाते हैं पत्थर पर गंगा किनारे, जब गंगोत्री में रहे, और प्रतिबिंब पड़ता है लहरों पर, तो चंद्रमा का, तो वो प्रतिबिंब जो है मल्टीप्लाई होकर के दिखाई देता है। तो गुरुदेव ने उसको रास से कंपेयर किया है, जैसे कि हर एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण, तो एक एक लहर के साथ एक एक चंद्रमा। तो आप भाव कैसा भी बना सकते हैं ना, रिलेट कर सकते हैं देख करके। जैसे आप कभी वट वृक्ष को देखिए, है ना, तो वट वृक्ष, तो आपको मन करेगा अरे कितना, मतलब वयोवृद्ध है ये, एक तरह से बुजुर्ग है हमारा, तो अंदर से एक प्रणाम करने का मन आ जाता है। जितना बड़ा वट वृक्ष दिखता है, तो ऐसे लगता है कि अरे ये तो कितने बड़े हैं, मतलब कितने सालों से होंगे। यदि कानपुर में किसी को देखना है तो मेडिकल कॉलेज के अंदर भी एक बहुत विशाल है। अच्छा, मेरे को तो मेडिकल कॉलेज के अंदर का तो नहीं याद रहता। जो ये स्वरूप नगर थाना है, उससे अगर अंदर की तरफ आइए, अ, जहाँ पे सारे हॉस्पिटल अंदर बने हुए हैं, डॉक्टर्स की क्लिनिक्स है, मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियां उतरती हैं, बस उसी कॉर्नर पे एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, जिसके दर्शन मैं अक्सर करती हूँ। मैंने एक उदाहरण दिया, मतलब आप, ठीक है। मन की बात है, चिंतन का है, ये भाव की बात है, किसी में भी आप किसी के भी दर्शन कर सकते हैं, ये मतलब है यहाँ गुरुदेव जो कहना चाह रहे हैं। जिनने हमारे सुनसान के सहचर पुस्तक पढ़ी है, उनने समझा होगा कि सामान्य घटनाओं और परिस्थितियों में भी अपनी उच्च भावनाओं का समावेश करके किस प्रकार स्वर्गीय उमंगों से भरा पूरा वातावरण गठित किया जा सकता है, और उसमें निमग्न रहकर सच्चित आनंद की अनुभूति हो सकती है। ये भी एक उच्च स्तरीय सिद्धि है। इसे हस्तगत करके हम इसी सर्वसाधारण जैसी दिनचर्या में निरत रहते हुए स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की तरह आनंद मग्न रह सकते हैं, है ना। तो काम किसके ऊपर करना है? अपने ऊपर करना है। अगर नेगेटिव विचार आ रहे हैं, कोई नेगेटिव भाव आ रहे हैं, तो ये हमारे अंदर की आत्मिक स्थिति की अभी कमी है, हमारी पात्रता की कमी है। हमें अभी और आगे बढ़ना है, अपने को और सुधारना है, कि जैसे किसी भी परिस्थिति में, अगर भाव, मतलब बाहर की परिस्थिति कितनी भी खराब हो सकती है, लेकिन आंतरिक परिस्थिति अगर अच्छी है, तो उस परिस्थिति में उच्च भावनाओं का सृजन करते हुए उसमें हम आनंद में रह सकते हैं। डिफिकल्ट है इतना, गुरुदेव के लेवल पे इजी हो सकता है, बहुत सहजता से उन्होंने ये बात लिख दी। हम लोग के स्तर पे हम लोग तो एक एक छोटी छोटी बात से एकदम उद्विग्न हो जाते हैं, रेस्टलेस। लेकिन अगर हम सोल्यूशन पे काम करते हैं, है ना, या तो कोई हमारा ऐसा अभिन्न मित्र है, या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें कौन गाइड कर सकता है ना, तो अगर हमारी आदत ऐसी बन जाए कि हम समस्या को डिस्कस नहीं कर रहे, तो हमारे जहन में उसी व्यक्ति का नाम आएगा जो सोल्यूशन दे सकता होगा। आप इसको ट्राई करके देखिए, है ना। डू नॉट थिंक ओवर द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं, आप थोड़ा शांत बैठ के बात करिए कि इस समस्या का समाधान अगर हमारे पास है, तो फिर कोई बात ही नहीं है, आई कैन सॉल्व इट। बट समटाइम्स ऐसे होता है ना कि वी आर हेल्पलेस, हमें समझ में नहीं आता अब क्या करें इसमें, किससे बात करें। तो अगर आप थोड़े सजग रहते होंगे, तो आपको राइट पर्सन जरूर मिल जाएगा उस विषय के लिए बात करने के लिए, है ना। एंड इट माइंड इट, नेवर टॉक टू एनी समबडी जो कि गॉसिपिंग करे, या आपकी बात को
आगे तोड़ मरोड़ करके पेश करे। इस तरह से आप ये जज कर लीजिए। अब लाइफ में इतना आगे आने की इतनी समझ है, अब कोई हम लोग टीनेजर्स नहीं है कि, या 20s में नहीं है, तो इतना परिपक्व दिमाग हो जाना चाहिए कि हमको अगर कोई अंतरंग समस्या है तो हमको किससे बात करनी, और वो आपको मिलेगा। साइंटिफिक अप्रोच, बेसिकली इट इज अ साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है। चौथा और अंतिम निर्देशन। चौथी बार गत वर्ष पुनः हमें 1 सप्ताह के लिए हिमालय बुलाया गया। संदेश पूर्ववत संदेश रूप में आया। आज्ञा के परिपालन में विलंब का होना था। हमारा शरीर सौंपे हुए कार्यक्रमों में खटता रहा है, किंतु मन सदैव दुर्गम हिमालय में अपने गुरु के पास रहा है। कहने में संकोच होता है, पर प्रतीत ऐसा ही होता है कि गुरुदेव का शरीर हिमालय में रहता है और मन हमारे इर्द गिर्द मंडराता रहता है। उनकी वाणी अंतराल में प्रेरणा बनकर गूंजती रहती है। उसी चाबी के कसे जाने पर हृदय और मस्तिष्क का पेंडुलम धड़कता और उछलता रहता है। ये तो दोनों इतना जेल हो गए ना कि अंतर ही नहीं है। गुरु शिष्य में अंतर ही नहीं बचा, है ना, एक ही है बिल्कुल। यात्रा पहली तीनों बार की ही तरह कठिन रही। इस बार साधक की परिपक्वता के कारण सूक्ष्म शरीर को आने का निर्देश मिला था। उसी काया को एक साथ 3 परीक्षाओं को पुनः देना था। साधना क्षेत्र में एक बार उत्तीर्ण हो जाने के पर पिसे को पीसना भर रह गया जाता है। मार्ग देखा वाला था, दिनचर्या बनी बनाई थी। गोमुख से साथ मिल जाना और तपोवन तक सहज जा पहुंचना, यही क्रम पुनः चला। उनका सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है, क्या करता है, ये हमने कभी नहीं पूछा। हमें तो भेंट का स्थान मालूम है, मखमली गलीचा। ब्रह्म कमल की पहचान हो गई थी। उसी को ढूंढ लेते और उसी को प्रथम मिलन पर गुरुदेव के चरणों पर चढ़ा देते। अभिवंदन आशीर्वाद के शिष्टाचार में तनिक भी देर ना लगती और काम की बात तुरंत आरंभ हो जाती। टाइम नहीं वेस्ट करते हैं बिल्कुल भी, है ना। निरर्थक शिष्टाचार या मतलब सोचिए कितना बहुत ही इंपॉर्टेंट। यही प्रकरण इस बार भी दोहराया गया। रास्ते में मन सोचता आया कि जब भी जितनी बार भी बुलाया गया, तभी पुराना स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ा है। 3 बार ऐसा हुआ ना, आवल खेड़ा से मथुरा आ गए, मथुरा से शांति कुंज आ गए। तो अब क्या होगा, इस बार भी संभवतः वैसे ही होगा। शांति कुंज छोड़ने के उपरांत संभवतः अब इसी ऋषि प्रदेश में आने का आदेश मिलेगा, और इस बार कोई काम पिछले अन्य की कामों की तुलना में बड़े कदम के रूप में उठाना होगा। रास्ते के संकल्प विकल्प थे, अब तो प्रत्यक्ष भेंट हो रही थी। रास्ते में जितना सोच विचार चलता रहा वो तो सब ये नहीं तो ये होगा, लेकिन अब तो प्रत्यक्ष भेंट हो रही थी। अब तक के कार्यों पर उनने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। हमने इतना ही कहा, काम आप करते हैं और श्रेय मुझ वानर जैसे को दे देते हैं। समग्र समर्पण कर देने के उपरांत ये शरीर और मन दिखने भर के लिए अलग है। वस्तुतः यह सब कुछ आपकी ही संपदा है। जब जैसा चाहते हैं तब वैसा तोड़ मोड़ कर आप ही उपयोग कर लेते हैं। तो काश हम लोग के अंदर भी 1% ऐसे समर्पण आ जाए, ये शिष्यत्व का भाव आ जाए कि हमारे गुरु भी जैसा चाहे हमको तोड़ मरोड़ ले, है ना। हम तो गुरुदेव ने कहा, अब तक जो बताया और कराया गया वह नितांत स्थानीय था और सामान्य भी। ऐसा वरिष्ठ मानव कर सकते हैं, भूतकाल में करते भी रहे हैं। तुम अगला काम संभालोगे तो ये सारे कार्य दूसरे तुम्हारे अनुवर्ती लोग आसानी से करते रहेंगे। जो प्रथम कदम बढ़ाता है उसे अग्रणी होने का श्रेय मिलता है। पीछे तो ग्रह नक्षत्र भी सौर मंडल के सदस्य भी अपनी अपनी कक्षा पर बिना किसी कठिनाई के डर्रा चला ही रहे हैं। अगला काम इससे भी बड़ा है। स्थूल वायुमंडल और सूक्ष्म वातावरण इन दोनों विषाक्त हो गए हैं।
जिससे मानवीय गरिमा ही नहीं, दैवीय सत्ता भी संकट में पड़ गई है। भविष्य बहुत भयानक दिखता है। इससे परोक्षता लड़ने के लिए हमें तुम्हें वह सब कुछ करना पड़ेगा जिसे अद्भुत एवं अलौकिक कहा जा सके। तो गुरुदेव सही सोच रहे थे, कुछ और बड़ा काम करने के लिए उनको अब निर्देश मिलना था। पता है यहाँ पे विषाक्त का अर्थ विष युक्त हुआ। हाँ, और क्या, विषाक्त मतलब टॉक्सिक, विषाक्त मतलब विष से युक्त। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि अभी तक जो गुरुदेव से उन्होंने कराया, उन्होंने कहा कि ये तो कोई भी एक वरिष्ठ मनुष्य कर सकता था। अब जो करना है वो कुछ अलग है, वो साधारण श्रेणी में नहीं आएगा। अब क्या करना है? धरती का घेरा, वायु, जल और जमीन तीनों ही विषाक्त हो रहे हैं। वैज्ञानिक कुशलता के साथ अर्थलोलुपता के मिल जाने से चल पड़े यंत्रीकरण ने, हाँ मतलब वैज्ञानिक जो रिसर्चेज हुई और उनके साथ कॉमर्शलाइजेशन ऐड हो गया, उसके कारण जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ जितना भी, ने सर्वत्र विष बिखेर दिया है और ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें दुर्बलता, रुग्णता और अकाल मृत्यु का जोखिम हर किसी के सिर पर मंडराने लगा है। भाई आज क्या चीज आपको स्वच्छ मिल रही है? न वायु स्वच्छ है, न पानी स्वच्छ है, न धरती, धरती में भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स डाल डाल करके उसको विषाक्त कर दिया गया। उर्वरता खत्म हो गई है धरती की, क्योंकि इतना सारा उसमें केमिकल्स ऐड कर दिए गए हैं। अब कोई मानक नहीं है हमारे देश में, तो और दिक्कत है। बाहर तो फिर भी कोई रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, यहाँ तो जितनी गंदगी निकलती है वो को धरती में गड्ढा खोद के डाल दें, चाहे चाहे टैनरी वाले हों, चाहे इंडस्ट्री वाले हों। आप देखिए धरती के अंदर कहीं लेड की ज्यादा वो है, कहीं क्रोमियम ज्यादा है, उससे कई जगह कितने सारे विकार लोगों को उत्पन्न हो रहे हैं। और जो उर्वरता खत्म हुई वो तो है ही, और नहीं तो कहीं कहीं अभी तो शायद थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन पहले तो वो बड़ा सा पाइप लेके सीधे गंगा में बहा देते थे सारे टॉक्सिन्स। तो उससे गंगा जल, अब तो गंगा जल जो है, गंगा क्या है भाई, लाइफ लाइन है पूरी उत्तर प्रदेश की, जितनी जगह भी बहती है उसके अराउंड जितने लोग रहते हैं, लाइफ लाइन है, मेन मेन सोर्स है पानी का। लेकिन उसको भी नहीं बख्शते लोग। और हवा में तो देखिए कितना, जितने एसी चल रहे हैं, जितनी कारें बढ़ती जा रही हैं, जितनी फैक्ट्रियां खुल रही हैं, सबसे क्या हो रहा है? सबसे वायु प्रदूषण हो रहा है। एक चेस्ट के डॉक्टर का मैं लेक्चर सुन रही थी, तो वो मैं अक्सर अपनी क्लासेस में बताती हूँ कि जो हमारे नॉर्मल लंग्स हैं, वो दिल्ली के थे तो दिल्ली का उदाहरण दे रहे थे कि नॉर्मल लंग्स का कलर जो होता है, हेल्दी लंग्स का, वो लाइट पिंक होता है, लाइट पिंक कलर के होते हैं। लेकिन अभी क्या है, वो नॉर्मल ग्रे हो गया है, इतना पोल्यूशन। स्पेशली दिल्ली की बात कर रहे थे। दिल्ली में जो बच्चे पैदा होते हैं, वो पैदा होते साथ उनके लंग्स की ऐसी स्थिति होती है जैसे उन्होंने 8 सिगरेट का धुआं एब्जॉर्ब कर रखा हो। अब सोचिए, उनको चेस्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, अस्थमा नहीं होगा, ब्रोंकाइटिस नहीं होगी, क्या नहीं होगा? तो बीमारी लेके पैदा आ रहे हैं। यही है दुर्बलता, रुग्णता, इम्यूनिटी खराब है। और रही सही जो इम्यूनिटी होती है, ना तो कुछ कोई करना चाहता है, ना प्राणायाम, ना योग, ऊपर से भोजन खराब है, उठने सोने का तरीका खराब है, और बाकी जो इम्यूनिटी है वो आपके गलत खान पान से, और तनाव, जितना आप तनाव करेंगे उतना आपका कॉर्टिसोल सेक्रेट होगा, जितना कॉर्टिसोल सेक्रेट होगा उतनी इम्यूनिटी वीक होती चली जाएगी। तो जो है, ये सब चीजें जो है वो मनुष्य को बीमारी की ओर, जल्दी बुढ़ापे की ओर और अकाल मृत्यु के कई सारे कारण हैं। अब बहुत बड़ा कारण तो रोड एक्सीडेंट्स है। रोड पे रेस करते हैं छोटे छोटे बच्चे या बड़े लोग भी। अच्छी रोड्स बन गई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई हैं, लोगों का नियंत्रण ही नहीं है। सबसे ज्यादा तो मतलब यहाँ पे नियंत्रण नहीं है कि हमको सेफ चलना है। तो एक तो ये, और दूसरा जो हमारा एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन्स का जखीरा सबके पास है। तो अब किसी का भी दिमाग खराब हो जाए अगर कभी, तो एक ही बार में हो जाएगा पूरी धरती का स्वाहा।
और वो अलग बात है कि इंटरवेंशन होएगा, है ना। जैसे कि अब ये, अब डोनाल्ड ट्रम्प की जो जीत है वो भी डिवाइन इंटरवेंशन ही लगता है, क्योंकि वो तो नहीं एक्सपेक्टेड थी। तो डिवाइन इंटरवेंशन तो जहाँ लगेगा कि गड़बड़ी हो रही है, और वो जो ऋषि सत्ताओं का संकल्प है, और जो ऋषि सत्ताओं जिस तरह से इस धरती पे जिस तरह की सतयुगी परिस्थितियां लाने चाहते हैं, उसमें कोई अवरोध करेगा अगर, तो वहां पे इंटरवेंशन होगा, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, उसका असर तो हमारे ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। जैसे हम लोग ने उसमें पढ़ा था ना, गहना कर्मोन्नति गति में, जो पूरे समाज के जो बुरे कर्म होते हैं, उसका पूरा समाज को ही उसका कर्म फल का वो झेलना पड़ता है, प्रारब्ध, है ना। वो एक समष्टि का जो होता है कि भाई सब मिलकर के अगर पोल्यूशन कर रहे हैं, तो भाई ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, ये सब होएगा ही होएगा। ये प्रकृति का जो अनियंत्रित एटीट्यूड है, जो प्रकृति बिल्कुल नाराज हो गई हमसे, तो उसका असर तो सब पे ही पड़ेगा ना। उसमें यही थोड़ी ना कि भाई इसने इसने पोल्यूशन फैलाया, नहीं भाई इसने तो पेड़ लगाया, उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकता। वो सब सभी को पिसना पड़ेगा उसके अंदर, है ना। पर ये है कि वो हमको पलड़ा भारी करना है ना, पलड़ा भारी करना है कि जो बुरे काम हो रहे उसके अपेक्षा जुट करके हम अच्छे काम करें। इतने पेड़ लगे कि जितना पोल्यूशन हो रहा है, जैसे भूटान की नीतियां हैं, वो कार्बन फुटप्रिंट जीरो रखता है, बल्कि और देशों का कार्बन फुटप्रिंट जो है वो एब्जॉर्ब कराता है। उसने इतना ज्यादा फॉरेस्ट एरिया अपना खत्म ही नहीं किया, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया उसने। उसने कहा हम करेंगे ही नहीं, हम अपने जितना एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया किसी भी कंट्री का होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा है उसका, क्योंकि उसने रोक रखा है वहां पे। वो कुछ कुछ उस तरह का प्रोग्रेस नहीं होने देता इंडस्ट्रियल लेवल पे। लेकिन एक बैलेंस्ड अप्रोच तो हर देश कर ही सकता है। अणु आयुधों के अनाड़ियों के हाथों प्रयोगों का खतरा इतना बड़ा है, ये बात गुरुदेव कह ही रहे, देखिए जो भी हम बात कर रहे थे, कि उनके तनिक से व्यतिक्रम पर सब कुछ भस्मसात हो सकता है। प्रजा की उत्पत्ति बरसाती घास पत्ती की तरह हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है बिल्कुल। ये खाएंगे क्या? तब भी लोग कहते हैं अरे नहीं भैया, हमारे तो घर में लड़का नहीं है, तो हम तो लड़का करेंगे। उनको नहीं दिखाई देता, बड़ी पिक्चर नहीं दिखाई देती कि भैया कितनी भीड़ है सड़कों पर, कितना कंपटीशन है एक एक पोस्ट के लिए, एक एक सीट के लिए, क्यों बढ़ानी है जनसंख्या। नहीं जी, उनको तो अपना लड़का चाहिए, उनको तो करना ही है। या एक दूसरी कौम है जो को लगता है कि ये तो भगवान अल्लाह की देन है, तो वो मतलब क्या किया जाए ऐसे लोगों का। वो बहुत इतना बड़ा तो सोच ही नहीं सकते, वो इतना बड़ा तो उनके दूर की बात है उनके लिए। रहेंगे कहाँ इन दिनों, सब विपत्ति विभीषिकाओं से विषाक्त वायुमंडल धरती को नरक बना देगा। अब ये सोचने का बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि पॉपुलेशन अगर बढ़ती है, तो प्रकृति अपने आप से कुछ ऐसे आपदाएं आएंगी जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल होती, मतलब कुछ कुछ टेम्परेरी होती है, पर वो मतलब एक गुस्सा दिखाने का प्रकृति का एक तरीका है। वैसे तो प्रकृति हमारी माँ है, अरे माँ होती है ना, कितनी देर से माँ भी हर तरह से समझाती रहती है, नहीं बेटा, हाँ नहीं बेटा, है ना। फिर उदाहरण दे के बताती, फिर थोड़े कड़े शब्दों में बोलती, लेकिन बिल्कुल नहीं मानता, तभी उसके हाथ में फिर एक डंडा आता है। तो वही हालत हमने कर रखा है कि हमको जब सुननी ही नहीं है बिल्कुल। कोविड में देखो कैसे हो गया, कितनी जल्दी कोविड में क्लीन हो गई थी पूरी एयर। सहारनपुर से, हाँ सहारनपुर से हिमालयन रेंजेस दिखाई दे रही, आप सोचिए सड़कों पे क्या हाल हो गया था। लेकिन फिर वापस भूल गए। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि ह्यूमन मेमोरी अगर आप देखें, मनुष्य की मेमोरी, विद इन 3 years एवरीथिंग हैज गॉन। किसी ने ये नहीं सोचा कि अरे एक दिन हम गाड़ी ना निकाले, एक दिन हम शांति से घर में बैठ जाए। अब वो सरकार का अगर डंडा चलेगा, तब उनको समझ में आएगी। सरकार लगाए तो सरकार के खिलाफ आवाज हो जाएगी। आइडियली तो उसी समय डिसीजन लेना चाहिए था कि कम से कम हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में एक दिन लॉकडाउन तो कर दो। पता है, एक दिन एक मोमडन भाई का एक प्रश्न था
काफी हम्म। पहले था, उस वक्त भी हमें उसका उत्तर प्रॉपरली नहीं मालूम था। उन्होंने कहा यदि आपके अनुसार रीबर्थ का सिस्टम होता है तो ये हाँ, जो पॉपुलेशन है वो इतनी तेज कैसे बढ़ती जा रही है। क्यों? पशु पक्षियों का एवोल्यूशन भी तो होता है, वनस्पतियों का भी तो एवोल्यूशन होता है, कॉन्शियसनेस तो एवोल्यूट कर रही है। और एक जगह गुरुदेव ने ये भी लिखा है कि क्या ये संभव नहीं है कि और प्लैनेट से भी लोग और आत्माएं आ जाती हों? इस पे भी रिसर्च हो रही है, उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते। हमने उस तो वक्त अपने अनुसार जो अनुमान लगाया, वो ये अनुमान लगाया था कि यदि आ, मनुष्य के रूप में कोई आत्मा आ रही है तो वो कहीं ना कहीं से तो कम होके, जैसे कुछ प्रजातियां खत्म हो जाती हैं शायद, वैसा। हाँ, तो एवोल्यूशन, अब देखो जैसे गाय है, गाय को आप पशुओं में हाईएस्ट ऑर्डर का मानते हैं। अब गाय में भी जो बहुत अच्छी गाय होगी तो उसका एवोल्यूशन नहीं हो सकता, एवोल्यूशन होकर मनुष्य योनि में नहीं आ सकती। यही है। अब इसका समाधान तो अनुभव से ही मिलेगा, या तो जब सूक्ष्म में जाएंगे तब पता चलेगा कि कहाँ से आ रहे हैं सब लोग। वैसे मेरी बुद्धि से तो यही निकलता आंसर, कॉन्शियसनेस अल्टीमेटली एवोल्यूट करती ना। एक जगह उन्होंने बताया था, एक जगह एक लेक्चर मैंने अटेंड किया था कि इवन इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग, मतलब कोई आप ऐसा जब कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो नेचुरल टेंडेंसी एवोल्यूशन की, एवोल्यूशन हो गई, एवोल्यूशन होके ही रहेगा, दिस वे और दैट वे। चलिए, आज का स्वाध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। अब सोमवार की क्या तारीख है? इस आज फ्राइडे है ना, सोमवार इस 11। 11 होगी शायद। हाँ, ठीक है। 11 से 21 तक तो समस्या नहीं है, 22 से मेरी बहुत सारी ट्रैवलिंग है, तो फ्राइडे को दिक्कत आएगी, बाकी दिन तो शायद डॉक्टर सारस्वत ले लेंगे। फ्राइडे को उनकी ड्यूटी होती है, तो यदि आप। फ्राइडे को कोई उपलब्धता नहीं होगी तो महिमा दीदी कुछ योग करा देंगी। हाँ, क्योंकि मैं देख के बता दूंगी अपना ट्रैवल शेड्यूल। 22 से 25, फिर 28, 29, 30, इन दिनों मेरी अब उपलब्धता नहीं रहेगी। उसमें उन भाई बहनों को जरूर लाभ मिल जाएगा जो किसी कारणवश सुबह नहीं अटेंड कर पाते हैं। हाँ, महिमा दीदी, इसकी ना जो आपकी वो है ना, आप उसकी एक रिकॉर्डिंग बना लो, रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दो एक। मैं अपने लाभ के लिए कह रही हूँ, कभी पता मिस हो है, गया ध्यान ऑलरेडी नहीं हमारे गया। पास है। अच्छा, ठीक। उसको पोस्ट कर दीजिएगा प्लीज। हालांकि मैं बाद में दूसरा एक मेरे पास और रिकॉर्डिंग है प्राणाकर्षक प्राणी की भी, वो कर लेती हूँ मैं, लेकिन फिर यही कर लूंगी। कभी कभी इधर उधर हो जाता है टाइम, तो मिस नहीं होगा। ठीक है। हमने पोस्ट इसलिए नहीं करी क्योंकि वो रेगुलर रोज सेम एक जैसी होती थी, इस वजह से, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस तो होता नहीं है किसी प्रकार का, तो तो इस बीच बीच में डाल दिया करिए ग्रुप में, वो आगे आ जाएगी, है ना, जब चाहिए तो मिल जाएगी। ठीक है। एक काम और था सब लोगों से, प्लीज। आज हमको हम एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में गए थे अपना ये एपिजेनेटिक्स का लेक्चर लेने के लिए डॉक्टर्स के बीच में। तो भाई कॉर्पोरेट का दिमाग तो कॉर्पोरेट की तरह चलता है। उन्होंने कहा आपके माँ की पाठशाला के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वहाँ के, जो चला रहे हैं उस अस्पताल को, पारस हॉस्पिटल अभी खुला है यहाँ पे नया। तो उन्होंने कहा कि आपके सब्सक्राइबर्स बहुत कम है अभी, बहुत कम है, इतने दिन से आप लोग चला रहे हैं। तो आप लोग जरा सब्सक्राइबर्स हमारे माँ की पाठशाला के बढ़ाने में काम करिए, अपने अपने पर्सनल लेवल पे ऐसे लोगों को ढूंढिए, एक लिस्ट बनाइए जो आपके जान पहचान के हों, जिनके खुद के फॉलोअर्स बहुत हों, और उनसे जरा हमारी माँ के पाठशाला के जो वो होते हैं, वो एक तो सब्सक्राइब करवाइए और रीपोस्ट करवाइए जो आते हैं। प्रकृति दी इस ग्रुप में भी डाल दीजिए थोड़ा सा। हमको बहुत प्लान्ड तरीके से स्ट्रेटेजी बना करके अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना, मतलब रीच बढ़ानी है एक्चुअली उसकी, हमको रीच उसकी बढ़ा के देनी है किसी तरह से भी, बिल्कुल टारगेट की तरह से इसको काम करना है। ठीक है। तो जो जैसे कितने लोग हैं जो यहाँ पे जो देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे भी हमारी माँ की पाठशाला का पेज है, उसको प्लीज फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए,
और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब वो उसमें कोई आए जैसे कि पोस्ट, तो उसको रीपोस्ट कर दीजिए। और कुछ ऐसे लोगों से रीपोस्ट करवा दीजिए जिनके की फॉलोइंग बहुत हो। ठीक है, एक उस मतलब इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम बना लीजिए और रीपोस्ट, फेसबुक को भी देख लीजिए, उसको रीपोस्ट करिए। और माँ की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी ऐसे लोगों को बोलिए। ठीक है। कुछ कुछ इंटरेस्टिंग जो होंगे वो एक काम कर लेंगे हम लोग, कुछ कुछ छोटी छोटी क्लिप्स उसमें से निकाल करके भेज देंगे, छोटी छोटी क्लिप्स। आदरणीय रीता दीदी ने अभी चैट करके कहा है कि आपके माँ की पाठशाला के विषय में है शायद, कि उसमें कुछ वीडियोस प्राइवेट हैं, वो दिखती नहीं है, ऐसा कुछ है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो वो आप देख लीजिएगा क्या इशू है। वो और कुछ नहीं होता है उसमें, कोई कोई कंटेंट ऐसा होता है जो किसी का कॉपीराइट होता है, तो फिर वो जाता नहीं है। कोई मान लो हमने कोई स्लाइड यूज कर ली ऐसी जो किसी का कॉपीराइट था, उठा करके कहीं से, तो फिर वो लोड नहीं होता, वरना तो सभी चीजें पोस्ट होती है। मेन चीज है कि हमको स्ट्रैटेजिकली, हम लोग अभी एक लेड बैक एटीट्यूड में ना, कि हम लोग कर